हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक रिवीजन पार्ट थर्ड। और आज हम बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, एंट्रोपी एंड जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी से। जैसा हम पहले बता चुके हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी होती है वो 1 ग्राम मैटर का जो टेम्परेचर है उसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करती है। उस हीट को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी के केस में यह ग्राम जो है वो मोल बन जाता है कि 1 मोल मैटर का जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में, उसमें जितनी भी हीट लगती है उसे मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 मोल यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ 1 मोल मैटर। ठीक है, तो इसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने में 1 मोल मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हीट देनी पड़ती है उसे कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और इसे हम अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो Cp से रिप्रेजेंट करेंगे, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो Cv से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है वो हम जान लें। जैसा होता है Qp बराबर होता है NCV dt, यानी कि ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट है। Cp होगा, यहाँ पर क्या होगा Cp। तो Cp की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो Qp ओवर एन dt, यही जो है मोलर हीट कैपेसिटी है। और इसका क्या हो जाए, कैलोरी में हो सकता है, जूल में हो सकता है यूनिट, और इसका मोल और केल्विन, यानी कि इसका जो यूनिट है वो हम लिख सकते हैं कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये हुआ। इसी तरीके से जो Cb वाला पार्ट है वो भी लिख सकते हैं हम। Cb बराबर होता है Qb ओवर एन dt। जो Qb है हम बता चुके हैं, Qb और Qp। Qp कांस्टेंट प्रेशर की हीट जो होती है उसे हम H कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंड कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट होती है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, इसे E या U से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क की। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल वर्क की। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, जैसा कि पहले बता चुके हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जो इनफाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होती हैं, और जिनका एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है, अगर किसी बीकर में मान लीजिए इसमें गैस है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा इसका वो इंटरनल गैस के प्रेशर से बराबर होगा। ठीक है, जब बराबर होगा तो जितना पिस्टन ऊपर जाएगा उतना ही पिस्टन नीचे भी आ सकता है अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें तब। तो इसमें हमें वर्क के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें 1 स्टेप प्रोसेस होती हैं, और इसमें एक ही बार में जो एक्सटर्नल प्रेशर है उससे पिस्टन डिस्प्लेस हो जाता है, जिससे जो हमारा वर्क निकल के आता है वो निकल के आता है W = -P एक्सटर्नल और B फाइनल -B इनिशियल। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क कहाँ से आएगा, किस तरीके से। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क होगा, मान लेते हैं ये W
पी एक्सटर्नल ये रहा, और ये जो पी एक्सटर्नल होता है वो वेरिएबल होते हैं। क्या होता है? वेरिएबल। जब ये पी वेरिएबल होगा तो इसका हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा? इंटीग्रेट करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम पी बी बराबर एन आर टी से यहाँ पर जो p की वैल्यू है उसको पुट कर सकते हैं। यहाँ पर b फाइनल माइनस b इनिशियल होगा। ये देखिए, इसमें हम इंटीग्रेट ही करते हैं। w इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, और ये एक्सटर्नल प्रेशर है। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, मान लीजिए अभी नहीं, p इसका रखते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा, p का वैल्यू यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर तो आएगा एन आर टी ओवर बी इंटू डी वी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे b इनिशियल से v फाइनल की ओर। जब ये करेंगे तो डी वी ओवर b का आता है लॉग, यानी कि ln b। तो इसका जो आएगा हमारे पास माइनस एन आर टी ln बी फाइनल ओवर बी इनिशियल। ठीक है, यहाँ से ln के लिए हटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग बी फाइनल ओवर पी इनिशियल। अब अगर हम प्रेशर करें तो ये प्रोसेस चेंज हो जाएगा, पी इनिशियल ऊपर आ जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग पी इनिशियल ओवर पी फाइनल। ठीक है, ये स्पेस थोड़ा कम है, कोई नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी के बाद कुछ प्रोसेसेस हैं, उसकी बात करेंगे। एंट्रोपी होती है किसी सिस्टम, सराउंडिंग या यूनिवर्स की जो रैंडमनेस है, उसे एंट्रोपी कहते हैं। रैंडमनेस को ही एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो ये जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है, ओके। और ये इसका जो फार्मूला होता है वो निकाला जाता है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। और ये जो क्यू होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस का होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का होता है। ठीक है, एंट्रोपी हो गया। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, अब प्रोसेसेस के बारे में बताते हैं, उसके बाद लेक्चर ख़त्म करेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हेडिंग डाल के लिखते हैं अलग से। सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि T कांस्टेंट है तो dt जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें वर्क की, जैसे हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है du डी क्यू प्लस डब्लू, ये पाथ फंक्शन होती है, इसीलिए इसे डेल्टा लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए, जो dq है वो तो रहेगा, लेकिन ये जो इंटरनल एनर्जी है जो कि पाथ फंक्शन, जो टेम्परेचर फंक्शन होती है, वो 0 हो जाएगी। तभी q प्लस डब्लू, यानी कि w बराबर आ जाएगा माइनस q, या q बराबर माइनस डब्लू। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो तो 0 होना ही है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोबैरिक की। यहाँ पर लिखेंगे आइसोबैरिक में होता ये है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है
वो कांस्टेंट होगा, तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इंटरनल एनर्जी चेंज है Q प्लस W, यानी कि W को क्या लिख सकते हैं माइनस पी डी वी, या जो चेंजमेंट है वो डी डेल्टा यू ही लिखो, ठीक है। इसके बाद करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस में होता ये है कि जो स्टेट फंक्शन है, जैसे एंट्रोपी हो गया वो जीरो होगा चेन में, इंटरनल एनर्जी हो गया वो जीरो होगा, और भी जितने गिब्स फ्री एनर्जी हो गया वो जीरो होगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। शॉर्ट में ही बात करना है। अब बात करते हैं हम एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक में क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफ़र है थ्रू आउट द प्रोसेस वो नहीं होता है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र जीरो होता है। यानी कि डेल्टा यू का जब हम इक्वेशन उठाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो क्यू जीरो कर दें तो डेल्टा यू बराबर होगा डब्ल्यू के। तो ये वैसे तो पाथ फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर स्टेट फंक्शन है, तो इसीलिए बोला जाता है जो एडियाबैटिक वर्क है वो स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।